So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर। इस सेशन में हम लोग बात करते हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं है और जो बच्चे बैठ चुके हैं अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, रेडी हो जाइए आज की क्लास के लिए। क्लास में हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसके बेसिस पर हम आज एक दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो न्यूमेरिकल्स जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट रहने वाले। चलिए, तो आज की क्लास में हम जो भी चीजें डिस्कस करेंगे फिर से बता देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और आपके एग्जाम में अक्सर जो है पूछी जाती रही, ठीक है। चलिए, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। हिंदी में भी मैं बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इंग्लिश में ही सिर्फ डिस्कस करेंगे, हिंदी में भी आपके साथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए रेडी हो जाइए क्लास के लिए। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ये आपकी बुक का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आपकी बुक की पहली यूनिट है, जो पहला एकक है, उसके अंदर हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो यहां पर हम अभी हैं, पहले आपकी बुक का पहला चैप्टर, पहला यूनिट ही चल रहा है। उसका हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रीवियसली अगर हम बात करें, हमने क्या क्या सीखा है अब तक। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, है ना, किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मैंने आपको ये बताया था जो चीज यहाँ पर अप्लाई होने वाली है, इसको याद रखें। ये चीज आज हम यूज करने जा रहे हैं कि अगर दो या दो से अधिक आवेश होंगे, चलिए दो ही चार्ज लेते हैं, यहाँ पर दो चार्ज है। इन दोनों आवेशों की, इन दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, तो वो हम निकालते हैं E1 प्लस E2 करके। और E1 E2 क्या है? E1 इसकी वजह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो कि होता है 1/4πε0 Q1/r², Q1/r², और प्लस E2 की वजह से क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q2/r², ठीक है। ये काम हमको आज की क्लास में करना है, ठीक है। ये हम इनका वेक्टर सम करते हैं, वेक्टर सम सॉरी, √E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 cos थीटा, इसको कहते हैं सदिश योग। हमको इसका सदिश योग करना है। वो वाली कंडीशन भी होगी बट किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर, कहीं कहीं पर हम वाला काम करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ। ये प्रीवियस पिछली बातें रही जो हमको पिछली क्लासेस में, जो अब तक पिछली क्लासेस में हमने सीखा है, ये वो सारी बातें हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। फॉर्मूला जो है हम लोग यूज करेंगे आज की क्लास में। ई को कैसे निकालते हैं? ई को निकालने का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r, न्यूटन प्रति कूलम इसकी यूनिट होती है। चलिए, तो अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q एंड -2Q, 2 पॉइंट चार्जेस यानी कि दो बिंदु आवेश है। पॉइंट चार्ज मतलब क्या होता है? बिंदु आवेश। और बिंदु आवेश का मैंने आपको मतलब बताया था कि बिंदु आवेश, एक छोटे से बिंदु पर जो आवेश रखा है वो बिंदु आवेश हो गया, ऐसा नहीं है। बिंदु आवेश मतलब जो आवेश है वो पूरा का पूरा एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। मतलब जितना भी चार्ज है, 10 कूलम में, 20 कूलम में, वो सारा एक छोटी सी जगह पर है, ऐसा नहीं वो फैला हुआ है, उसको बिंदु आवेश बोलते हैं। दो बिंदु आवेश दे रखे प्लस Q और -2Q।
एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। अब ये फिगर पर जाने से पहले मैं अपना फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे मिला आपको, ये फाइनल फिगर है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये कह रहे हैं साइड ए है, मतलब सारी साइड क्या हो गई, ए हो गई, सारी भुजाएं क्या हो गई, ए हो गई, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ये कह रहे हैं वर्टिसेस बी और सी पर, जो बी और सी वाला जो कोना है, ये और ये वाला कोना जो है, यहाँ पर मैंने प्लस क्यू और माइनस टू क्यू रखे, मतलब जो बी वाला कोना है यहाँ पर मैंने क्या रखा है, प्लस क्यू, और सी वाला कोना है यहाँ पर क्या रखा है, माइनस टू क्यू। दो चार्ज रखे हैं, दो आवेश रखे हैं, ये हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की यहाँ पर गणना करनी है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। कहाँ पर, एट द वर्टेक्स ए बिंदु पर। यहाँ पर कोई आवेश नहीं रखा हुआ है ना, तो इन दोनों की ड्यू टू दीज टू चार्जेस, ड्यू टू दीज टू चार्जेस मतलब इन दोनों आवेशों के कारण इस ए पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। बात समझ के, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। अब मैं क्वेश्चन में जो हमसे चीजें पूछी जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो आप जानते हैं कि ये इस आवेश का अपना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका कुछ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों की वजह से यहाँ पर हमको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा, कुछ वैद्युत क्षेत्र वो कितना है वही हमको पता लगाना है। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपको ऐसा दिख नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं, अभी आपको ऐसा दिखेगा, ये देखो, दिख गया ना, दिख गया नहीं दिखा, ये ए इधर है, यहाँ पर ए इधर है, बी इधर है, बी इधर है, सी इधर है, सी इधर है, प्लस क्यू इधर रखा है, प्लस क्यू इधर रखा है, माइनस टू क्यू इधर रखा है, माइनस टू क्यू इधर रखा है, साइड ए है, ए है, देख रहे हैं आप। तो फिगर वही है, बस अभी ये जो बाकी चीजें हैं ये फाइनल फिगर में आएंगी, अभी इसके ऊपर अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ये चीज भी आते जाएगी, ठीक है। तो फिगर समझ गए हम फिगर किस तरीके से बनाए। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को एक बार मैं हिंदी में भी आपको बता देता हूं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दो बिंदु आवेश प्लस क्यू एवं माइनस टू क्यू किसी समबाहु त्रिभुज के बी और सी शीर्ष पर रखे हैं। इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो ए है। हमको शीर्ष ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है और उसकी दिशा भी निकालनी है। बात समझ गए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हमने ये बोला था बिंदु ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र रिजल्टेंट दो के कारण होगा। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देखने को मिलेगा वो इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। जितने आवेश होते हैं सबके कारण अलग अलग होता है, जितने चार्ज होते हैं सबके कारण अलग अलग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखने को मिलता है। नंबर 1 प्लस क्यू आवेश के कारण, नंबर 2 दूसरा चार्ज कौन सा है, माइनस टू क्यू आवेश के कारण। पहली बात तो ये समझ में आ गई हमें कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये देखो उसके आसपास कितने चार्ज हैं, इसके आसपास दो चार्ज हैं, दोनों की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्यू प्लस क्यू के कारण भी कुछ ना कुछ होगा, माइनस टू क्यू के कारण भी कुछ ना कुछ होगा। अभी कितना होगा तो ये हम निकालते हैं इसके फॉर्मूला से। देखो भाई ई का जो फॉर्मूला होता है, मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ नीचे पर लिख रहा हूँ, ई का जो फॉर्मूला होता है दो पॉइंट के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होता है उसको हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं। अब इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूँ, प्लस क्यू आवेश के कारण, मतलब सिर्फ इसकी वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसको मैं E1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, E1 नाम दे देता हूँ,
1/4πε0, बिल्कुल जैसा फॉर्मूला है वैसे चलेंगे। क्यू यानी कि आवेश, आवेश क्या है यहाँ पर, प्लस क्यू है, तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम नहीं लेते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लेना है, ठीक है। आर मतलब इसकी और इसके बीच की दूरी कितनी है, ए, सॉरी स्क्वायर भी आएगा यहाँ पर, स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट अप करी है और ये एक्सप्रेशन बनाया है, मैंने कुछ भी अलग काम नहीं करा है। यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट आती है, इसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट आती है, वो है इसकी दिशा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा भी हमको बतानी होगी कि ये E1 की डायरेक्शन क्या होगी। इसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, ये प्लस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, मतलब धन आवेश होगा तो उससे दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, ऋण आवेश होगा तो उसकी तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। तो धन आवेश है मतलब धनावेश से दूर की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और ये धनावेश से मुझे दूर की तरफ जाना है, तो क्या मैं इधर जाऊंगा, नहीं, इससे दूर जाना है तो मैं इधर जाऊंगा। तो ये डायरेक्शन होगी किसकी, ये डायरेक्शन होगी किसकी, E1 की। E1 की डायरेक्शन बताया था आपको, E1 की डायरेक्शन क्या होगी, यहां से ऐसे जाऊंगा, ये डायरेक्शन जो होगी E1 की। तो ये फिगर में EBA लिखा है, आपको EBA नहीं याद रखना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना, मैं बिल्कुल आसान से इसको बता रहा हूँ। जो E1 हमने निकाला है उसकी दिशा ऐसे होगी, मतलब अगर यहाँ पर मैं बोलूँ इस पॉइंट पर इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा ऐसे होगी। डायरेक्शन भी लिखेंगे इसमें, डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, डायरेक्शन में लिखेंगे B से A की तरफ, B से A की तरफ ऐसे जा रहा है, B से A की तरफ। सिमिलरली सेम काम अब हम इस दूसरे चार्ज के लिए करेंगे, या -2q वाले के लिए। क्या दिक्कत आएगी, चेंज क्या आएगा बताइए जरा, E2 निकालेंगे -2q के कारण, फॉर्मूला सेम है, बस आवेश यहाँ पर q था, यहाँ पर कितना है 2q है, मैंने क्या बोला, साइन नहीं लेना। और बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी सेम है, a है, a²। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। बस अब दिशा की बात करनी है। दिशा के लिए मैंने अभी अभी आपको हिंट दिया था कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है विद्युत क्षेत्र, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं और नेगेटिव चार्ज इधर है, तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन है, ये E2 की डायरेक्शन है, ये E2 की डायरेक्शन है, A से C की तरफ, A से C की तरफ। चलिए इतना पार्ट जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए यहां तक नोट डाउन करने के बाद अब नेक्स्ट कहानी जो है, इसके बाद हम क्या करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि अगर हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, यदि हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो क्या होता है, जितने भी आवेश वहां पर हैं, जितने भी आवेश वहां पर हैं, उनके इंडिविजुअल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उनका सदिश योग होता है। मतलब कि बिंदु A पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो E1 और E2 किसकी वजह से, इसकी वजह से, प्लस Q और -2Q की वजह से, यानी कि जो E1 व E2 का सदिश योग होगा। ये हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, यानी कि अध्यारोपण के सिद्धांत में। तो मुझे क्या करना है, जो E नेट निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए मुझे E1 और E2 को जोड़ देना है। अब कैसे जोड़ना है, ऐसे नहीं जोड़ना है जैसे सिंपल मैथ्स में जोड़ते हैं। क्लास 11th में आपने वेक्टर पढ़ा होगा, सदिश पढ़ा होगा, सदिश का जो योग होता है वो कैसे होता है, उस तरीके से हमको करना है। अब E1 और E2 अगर सदिश है तो इनका जो सम होता है वो होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ऐसे जोड़ा जाता है दो वेक्टर्स को, अगर सदिशों को जोड़ा जाए तो उसको इस हिसाब से जोड़ा जाता है, इस फॉर्मूला के हिसाब से जोड़ा जाता है। जहां पर थीटा क्या है, जहां पर थीटा है E1 व E2 के बीच का कोण, E1 व E2 के बीच का कोण,
और E1 और E2 के बीच का कोण अगर आपसे पूछा जाए कितना है, तो E1 ये रहा, E2 ये रहा, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है हमसे। ये वाला एंगल बता सकते हैं आप, क्योंकि ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसके सारे कोण 60 डिग्री के बराबर होते हैं, तो ये कोण भी 60 होगा। अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 120 आएगी। यह हमको समझ में आ गया है। अब थीटा की वैल्यू अगर 120 आई, थीटा की वैल्यू अगर 120 आई, तो उससे क्या होगा, ये 120 डिग्री कॉस थीटा हमको यहाँ पर रखना है। कॉस थीटा मतलब कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू आप बता सकते हैं, कॉस 120 की वैल्यू मैथ्स में हम सॉल्व करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा करेंगे, है ना, मतलब कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 होगा माइनस का कॉस 30, है ना, और ये आएगा माइनस का कॉस 30 मतलब माइनस का √3/2। कॉस 120 का मान आएगा माइनस का √3/2। नोट डाउन करेंगे कॉस 120 का मान, नोट डाउन करेंगे कॉस 120 का मान। ऐसे निकालते हैं ना कॉस 120 का मान, देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं, कॉस 120 नहीं माइनस 3/2 नहीं आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। ऐसे निकालते, देखिए कॉस 120 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, पर 90 प्लस 30 में ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन 30 मतलब माइनस का 1/2। तो कितना मान आया कॉस 120 का, माइनस का 1/2। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करनी है प्यारे बच्चों। देखो मैं किस तरीके से वैल्यूज रखूंगा। E1 की वैल्यू क्या थी, E1 की वैल्यू क्या थी, E1 की वैल्यू ये है, और E2 की वैल्यू क्या है, ये है। देखो E1 और E2 की वैल्यू में मुझे सिर्फ एक अंतर दिख रहा है, E1 और E2 की वैल्यू में मुझे सिर्फ इतना अंतर दिख रहा है, 1/4πε0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, यहाँ भी है, A² यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर सिर्फ 2 है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, ये 2 एक्स्ट्रा है। तो मैं क्या इसे लिख सकता हूँ, E2 इज इक्वल टू 2E1। बोले क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ है, सिर्फ ये 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो E2 में बाकी सारा E1 जैसा है, सिर्फ ये 2 को छोड़ करके। तो E2 क्या हो गया, E1 का दोगुना हो गया। E2 को मैंने 2E1 लिख दिया। इसका मैं यूज कैसे करूंगा, अभी कैलकुलेशन में यूज करूंगा। तो E2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2E1 हो गया। E1 की जगह E1 रख लें, E2 की जगह क्या रखना है, 2E1 का स्क्वायर प्लस 2E1, और E2 की जगह क्या रख दिया, 2E1। E2 की जो वैल्यू आई थी, E1 की वैल्यू में चेंज नहीं कर रहा हूं, और E2 की वैल्यू अभी मैंने 2E1 रखी थी वो रख रहा हूं, ठीक है। और इसके बाद है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 120 डिग्री, और कॉस 120 डिग्री का मान आपने अभी अभी निकाला है माइनस का 1/2। बस अब इसे मैथ से सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ गया। E1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 2E1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4E1 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4E1 स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस 120 का वैल्यू कितना है, माइनस का 1/2। ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, है ना। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बन रही है प्यारे बच्चों, हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बन रही है वो बन रही है E इज इक्वल टू √E1 स्क्वायर प्लस 4E1 स्क्वायर। और देखो ध्यान से, यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2E1 स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आई नहीं आई। अब इसको ऐड करेंगे, 4 और 1 5, 5 में से 2 गए 3E1 स्क्वायर। तो नेट E कितना बना हमारा यहाँ पर, √3E1 स्क्वायर। और अंडर रूट के बाहर कौन सी चीज आती है जिसका स्क्वायर रहता है, मतलब E1 का स्क्वायर है, तो E1 क्या होगा, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। E1 क्या होगा, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो √3 इंटू E1। और E1 का मान क्या है, E1 का मान हमने यहाँ पीछे निकाला हुआ है। E1 की वैल्यू है 1/4πε0 Q/a²। ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, 1/4πε0 Q/a²।
ए स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। तो बस इतना सा काम हमको करना था, ठीक है। ये पैटर्न जो है मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है, पहले भी बताया है कि आपको ये पैटर्न ही फॉलो करना है, आपको ये तरीका ही फॉलो करना है। ये हमारे पास जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसका रिजल्टेंट आया, इसकी डायरेक्शन भी निकालनी होगी अभी, इसकी दिशा भी निकालनी होगी अभी, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, दिशा कैसे निकालेंगे। फिलहाल आप परिमाण नोट डाउन कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये नोट डाउन कीजिए। चलिए, आई होप यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा। डायरेक्शन के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने वेक्टर्स में पढ़ा है, सदिश में पढ़ा है। और ये फॉर्मूला किस तरीके से है, देखो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। टेन बीटा, बीटा कौन सा एंगल है प्यारे बच्चों, बीटा ये वाला एंगल है। हम ये कह रहे हैं कि जो परिणामी है, जो रिजल्टेंट है, देखो वेक्टर्स में हमने क्या पढ़ा है, थोड़ा सा वेक्टर हम समझते हैं। दो वेक्टर्स हमारे पास है, सपोज ए के वेक्टर है, ए के सदिश है, इसको मैं सदिश ए बोल रहा हूं, और ए के दूसरा सदिश है, इसको मैं सदिश बी बोल रहा हूं। ध्यान से समझना, हमने वेक्टर्स क्लास 11th की बात बता रहा हूं प्यारे बच्चों। क्या पता आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्या पता आप इसे भूल चुके होंगे। क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था, दो सदिश अगर इस प्रकार से हों, जब हम उनको जोड़ते हैं, जब हम क्या करते हैं उनको जोड़ते हैं, तो उनका परिणामी क्या होता है, उनका परिणामी उनके बीच से ही कहीं से जाता है, इनके ठीक बीच से जाएगा, या फिर थोड़ा इधर की तरफ से जाएगा, या इधर की तरफ से जाएगा। ये बात किस पर डिपेंड करती है, ये बात इस पर निर्भर करती है कि ए और बी का परिमाण क्या है, ए और बी के बीच का एंगल क्या है, इन सारी चीजों पर यह बात डिपेंड करती है। लेकिन अगर हमको निकालना है कि ये लाइन कहां से जाएगी, तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसा कि हमने यहां पर करा है। ये तीन वेक्टर हो गए, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, और ये इनका परिणामी इनके बीच से जा रहा है। अब हमको पता लगाना है ये परिणामी जो है इसका डायरेक्शन, एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है, मतलब ये कहां से होकर जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। इनके बीच से तो जाएगा, लेकिन किस पॉइंट से होकर जाएगा ये हमको पता लगाना है। तो उसके लिए हमने क्या करा, ये एंगल बीटा मान लेना है, ये एंगल बीटा ले लेना है। अब जिस वाले वेक्टर की तरफ आप एंगल बीटा ले रहे हो, जैसे मैंने E2 की तरफ बीटा लिया है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये हो जाएगा E1 साइन थीटा अपॉन E2 प्लस E1 कॉस थीटा। समझ रहे हैं बात को आप, E2 साइन थीटा नहीं करेंगे, इसे E2 साइन थीटा करेंगे गलत हो जाएगा, E1 साइन थीटा, क्योंकि ये जो बीटा है ये E2 वाले वेक्टर से बना हुआ एंगल है, E2 वाले से बना हुआ एंगल है। तो जब E2 से बना हुआ एंगल हो तो ये वाला वेक्टर इसका साइन थीटा अपॉन इसका ही कॉस थीटा प्लस उसके साथ E2 को ऐड कर लेना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला होगा डायरेक्ट तो आपको आसानी से आ जाएगा, अदरवाइज आपको इसमें टाइम लगेगा, मुश्किल होगी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें E1 और E2 बराबर होता है, जिसमें E1 E2 बराबर होता है। जैसे सपोज आपके पास E1 की वैल्यू कितनी आई थी, आपके पास E1 की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर। E2 की वैल्यू भी अगर इतनी ही आ जाती, E2 की वैल्यू भी अगर इतनी ही आ जाती तो क्या होता, तो हम ये कहते हैं कि ER बिल्कुल बीच से जाएगा, ऊपर भी 60 डिग्री नीचे भी 60 डिग्री, बिल्कुल बीच से जाएगा। अगर ऐसा होता, अगर E1 E2 बराबर आते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। एक की वैल्यू E2 की वैल्यू ज्यादा आ रही है, E1 की वैल्यू कम, मतलब जो परिणामी होगा वो हल्का सा E2 की तरफ मुड़ा हुआ होगा, इसीलिए हमने इसको नीचे की तरफ बनाया है, ऊपर की तरफ भी नहीं बनाया, बीच की तरफ भी नहीं बनाया। बीच से कब बनाएंगे, जब दोनों बराबर होंगे, जब दो वेक्टर्स इक्वल होंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल बीच से आएगा। समझ रहे हैं बात को, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से जाएगा, परिणामी बिल्कुल बीच से जाएगा। लेकिन जब एक बड़ा या एक छोटा होगा तो परिणामी जो बड़े वाला है उसकी तरफ जाएगा। तो आपने देखा था E2 क्या है, A1 का दोगुना था, है ना। तो ये देखो E2 की तरफ थोड़ा ज्यादा मुड़ा हुआ है। अब हमको पता लगाना है कितना है। फाइनली हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन करेंगे। ये सारी बातें आप लोग जो है दिमाग में रखना जब ये कैलकुलेशन। अभी सेम टू सेम मैं सेम टू सेम आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा ऐसा ही,
जिसमें बस वैल्यूज चेंज होंगी। ये क्वेश्चन को समझिए फिर वो क्वेश्चन कीजिए। देखो E1 साइन थीटा, E1 कितना है, E1 की वैल्यू को आप एज इट इज रहने दीजिए, साइन थीटा 120, E2 कितना था 2E1 कॉस थीटा कॉस 120। कॉस 120 का मान मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कितना होता है, माइनस का 1/2। और साइन 120 का मान देखो, साइन 120 के लिए हम क्या करेंगे, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 कॉस 30, लेकिन साइन प्लस में आएगा, यहाँ पर कॉस प्लस में आएगा। कॉस 30 कितना होगा, √3/2। तो साइन 120 का मान आ गया √3/2। तो चलिए वैल्यू रखते हैं E1 √3/2 और उसके बाद 2E1 प्लस E1 और इसकी वैल्यू कितनी आई थी भाई, माइनस का 1/2 साइन 120 का। तो √3E1/2 इंटू √3E1/2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, तो 2 2 4E1 आ जाएगा, माइनस ये E1 आ जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। ये अपॉन 2 से अपॉन 2 कट गया, 4 में से 1 गया, 3 आया, तो √3E1 अपॉन 3E1, E1 से E1 कैंसिल आउट हो गया, √3/3 आ गया, 1/√3 आ गया। √3 आ गया। मतलब इस एंगल पर ये वाला एंगल कितना रहेगा, tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3। और tan की वैल्यू 1/√3 कब आती है प्यारे बच्चों, tan थीटा का मान 1/√3 कब होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 60 पर होता है ना। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 60 डिग्री। नहीं वेट अ मिनट, लेट मी चेक, 1 मिनट मुझे आंसर चेक करने दीजिए। आप नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन को। ये दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन कर ले प्यारे बच्चों, सिमिलरली इस पर बेस है और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। इसमें +6Q और -8Q दिया हुआ है, बाकी सारी चीजें सेम है। वहां पर +Q और -2Q था, यहाँ पर +6Q और -8Q है। जल्दी से नोट डाउन कर ले, सेम क्वेश्चन है, पूरा होमवर्क है आपके लिए। चलिए, तो सिमिलरली जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में काम किया है प्यारे बच्चों, थोड़ा लेंथी काम है लेकिन आपको करना पड़ेगा। डायरेक्शन में कल बताऊंगा आपको, डायरेक्शन कल बताऊंगा कल की क्लास में कि डायरेक्शन किस तरीके से निकाली जाती है। इस चीज को अभी नोट डाउन मत करना, बस फॉर्मूला नोट डाउन रखना, फॉर्मूला नोट डाउन रखना बस। इसको मैं कल की क्लास में फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये चीज आपको आनी चाहिए। E1 E2 निकालना, उसका वेक्टर सम करना, वेक्टर सम ऐसे किया जाता है, ठीक है। और सदिश योग करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास E निकल के आए वो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इतना काम कर लेना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस वहां पर ये और ये वैल्यूज चेंज है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आएगी, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।